टिहरी दौरे पर रहे मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जिला अस्पताल बौराड़े का किया निरीक्षण। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने के दिए दिशा निर्देश। उत्तराखंड में 8 जून तक बड़ा कर्फ्यू। अपरचून के साथ ही खुलेंगी स्टेशनरी की दुकानें। जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिए आवाजाही में मिलेगी छूट। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने के आसार। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में झमाझम बारिश का पूर्वानुमान। और उत्तराखंड में होगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी की शुरुआत। प्रदेश में 2500 रुपए में लगेंगे 2 टीके। उद्योगों को दिया कर्मचारियों को पैसे में वैक्सीन लगवाने का विकल्प। नमस्कार, ये एनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है। आप लोग उत्तराखंड में रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में 8 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ रियायत दी गई है। इस दौरान राशन की दुकानें 2 दिन और स्टेशनरी की दुकानों को 1 दिन खोलने की इजाजत दी गई है। वहीं अब सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी। अब तक ये सीमा सुबह 8 से 11 बजे तक थी। सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि परचून की दुकानें अब हफ्ते में 2 दिन और साथ में 1 दिन के लिए परचून की दुकान के साथ साथ स्टेशनरी की दुकान खुलेगी। हफ्ते में 2 दिन के और साथ में 5 जून को खुलेगी। 1 जून से स्टेशनरी की दुकानें भी खोल दी जाएंगी। इसके अलावा सारी व्यवस्था पहले ही की तरह चलती रहेगी। इस दौरान जरूरी वस्तुओं की खरीद को उनकी जो तमाम आवाजाही है उसको लेकर छूट दी गई है। आपको बता दें कि कोविड कर्फ्यू लागू होने के बाद से प्रदेश में कोरोना संक्रमितों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। इसमें थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन दिए हैं। मसलन जो दुकानें हफ्ते में 1 दिन खुलती थी, इस बार 1 तारीख और 7 तारीख 2 दिन 8 बजे से 1 बजे तक दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। परचून की और जो जनरल स्टोर की बात थी, और बाकी ये शेष चीज़ यथावत रहेंगे। साथ में 1 दिन के लिए 1 तारीख जून को जो स्टेशनरी और किताबों की दुकान है उनको भी खोलने का निर्णय लिया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज टिहरी दौरे के दौरान THDC इंजीनियरिंग कॉलेज बीपुरम पहुंचकर जिला प्रशासन द्वारा संचालित 450 बेड युक्त के कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने PPE किट पहनकर कोविड सेंटर में भर्ती मरीजों से बातचीत भी की। मुख्यमंत्री ने कोविड सेंटर से निकलने के बाद अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि वे स्वास्थ्य विभाग के उन सभी कर्मचारियों को सैल्यूट करते हैं जो रोजाना 2 से 3 घंटे तक PPE किट पहनकर कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 20 मिनट PPE किट पहनने से इतनी परेशानी हो रही है तो रोजाना मरीजों की सेवा और उपचार कर रहे प्रथम पंक्ति के स्वास्थ्य कर्मी कैसे इन परेशानियों को झेलते होंगे, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड केयर सेंटर को लेकर पहले से ही निर्देश दिए गए हैं कि कोविड मरीजों को बेहतर उपचार के साथ ही बेहतर भोजन और अन्य सुविधाओं का भी विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने 1 सप्ताह के अंतर्गत अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। और इस खबर पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी योगेश कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश पांडे, क्या कुछ अपडेट है? किस तरीके से मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग हफ्तों में जाकर अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहा, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, देखिए मोहित, बता दें कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का ये आज दौरा रहा और इस दौरान उन्होंने 400 बेड का जिस तरीके से कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर वहां पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों को हिदायत दी है कि किसी भी तरीके की कोई लापरवाही ना आए। हालांकि जिस तरीके से वो PPE किट पहन करके जो वहां पर पेशेंट, जो मरीज वहां पर भर्ती थी हॉस्पिटल में, उनसे उन्होंने बात की है
और इस दौरान देखा जा सकता है कि लगभग वो 20 मिनट पीपीई किट पहने हुए थे और पूरे हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने काफी सराहना भी की है स्वास्थ्य कर्मियों की, और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से 20 मिनट पहनने के बाद जो मुझे महसूस हो रहा है, तो जो ये डॉक्टर लगे हुए हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी लगातार दिन रात एक करके प्रयत्नशील हैं कि कोरोना काल में लोगों की जान बचा रहे हैं, ऐसे में उनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है और साथ ही साथ उनको सलाम भी किया है कि ये बेहद चुनौतीपूर्ण समय है और इस समय में जो कहा जाता है कि डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जा गया है, तो उसको लेकर के उन्होंने काफी सराहना की है। लेकिन योगेश, साथ में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं लगातार, क्योंकि हमने देखा कि देश में कई राज्यों में ऑक्सीजन की खासा कमी देखने को मिली है। वैसे में वहां पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, उससे जुड़ी क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए मोहित, बता दें कि जिस तरीके से लगातार ऑक्सीजन की किल्लत केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि देश भर में तमाम सारे जगहों पर अलग अलग तरीके से देखी गई है, और इस दौरान अलग अलग प्रदेशों ने अपने स्तर से और केंद्र सरकार ने भी अपने स्तर से तमाम सारे प्रयास किए थे। उसी कड़ी में उत्तराखंड भी आता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा भी लगातार ये प्रयत्नशील रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी न हो पाए, किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की किल्लत न हो पाए। और आज जिस तरीके से अस्पताल का ये निरीक्षण किया गया है, अस्पताल में एक ऑक्सीजन प्लांट बन रहा है, जी, उसको लेकर के धन्यवाद योगेश पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे सहयोगी जुड़े, उन्होंने बताया कि किस तरीके से खुद मुख्यमंत्री ने पीपीई किट पहनी और उसके साथ ही वहां पर उन्होंने एक ऑक्सीजन प्लांट बनाने के निर्देश दिए हैं। तो वहीं कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन के कारण राजधानी देहरादून समेत प्रदेश के कई जिलों में खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके प्रदूषण स्तर में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मई में देहरादून के एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 127, ऋषिकेश में 89, हरिद्वार में 101 और हल्द्वानी में 79 दर्ज किया गया। वहीं काशीपुर, रुद्रप्रयाग में लॉकडाउन के दौरान व्यावसायिक गतिविधियां चालू रहने के कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पर्यावरण अभियंता डॉक्टर अंकुर कंसल के मुताबिक इसी साल मार्च में देहरादून का AQI स्तर 237, ऋषिकेश का 212, हरिद्वार का 120 और हल्द्वानी का 111 दर्ज किया गया था। वहीं अप्रैल में देहरादून का AQI स्तर 225, ऋषिकेश का 194, हरिद्वार का 195 और हल्द्वानी का 108 दर्ज किया गया था। लॉकडाउन के बाद मार्च और अप्रैल की तुलना में मई में एयर क्वालिटी इंडेक्स में भारी गिरावट दर्ज की गई, जो स्वास्थ्य के लिहाज से खासा अच्छी मानी जा रही है। उत्तराखंड में अगले 3 दिनों तक मैदान से लेकर पहाड़ तक झमाझम बारिश के आसार हैं। वहीं सोमवार तड़के ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग खांकरा के समीप अवरुद्ध हो गया। मार्ग खोलने का काम जारी है। हाईवे बंद होने से रुद्रप्रयाग और साथ में चमोली जिले में जरूरी वस्तुओं की सप्लाई भी ठप हो चुकी है। फिलहाल देहरादून में मौसम साफ है और हल्द्वानी में आज सुबह हल्की बारिश हुई और इसके साथ ही मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ जैसे जिलों में भारी बारिश के साथ में आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जाहिर की जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक जहां भारी बारिश की उम्मीद है, तो वहीं मैदानी क्षेत्र में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। पहाड़ों के ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ की भी गिरने के आसार व्यक्त किए गए हैं। 31 मई और 1 जून को उत्तराखंड में वर्षण में वृद्धि की संभावना है। तो इन 2 दिनों में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा और गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। 31 मई और 1 जून को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में इक्का दुक्का स्थानों पर तीव्र बौछार पड़ने की भी संभावना है, जबकि जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र है वहां पर तेज सतही हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। तापमान की बात करें तो उत्तराखंड में जो अधिकतम तापमान है पिछले 3-4 दिनों में बढ़ गए हैं और सामान्य के आसपास आ चुके हैं। तो इनमें आगे आने वाले 3-4 दिनों में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। कुछ स्थानों पे जो अधिकतम तापमान
केंद्र में बीजेपी सरकार के 7 साल पूरे होने पर बीजेपी ने सेवा ही परमो धर्म के रूप में अपना अभियान शुरू किया है, जिसके तहत बीजेपी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि लगातार गांव-गांव जाकर मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी को सेवा याद आ जाती है। हरीश रावत ने ट्वीट कर लिखा कि चुनाव नजदीक आते देखकर अब बीजेपी के लोगों को सेवा नजर आने लगी है। पहले मेवा में शामिल रहे और अब जनता से कह रहे हैं कि हम सेवा करेंगे। वैक्सीन निर्माता कंपनियों को पैसे देकर भी सरकार को समय पर वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, जिससे 18 से ज्यादा आयु के लोगों का टीकाकरण बंद करना पड़ा। बताया जा रहा है कि 18 से 44 साल के लोगों को टीके के लिए 9 जून तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल उत्तराखंड में 45 से ज्यादा आयु वर्ग के लोगों के लिए रविवार को 1 लाख टीके रविवार को पहुंचे। रविवार को करनाल, आपको यह भी बताते चलें कि बाकी जगहों पर भी कोविशील्ड की खेप पहुंची है, जो 45 साल से ज्यादा आयु के लोगों के लिए लगेगी। प्रदेश के पास वर्तमान में 2,17,400 वैक्सीन की डोज है। आपको बता दें कि 45 के ऊपर के लोगों के लिए केंद्र की ओर से नियमित से वैक्सीन भेजी जा रही है, जबकि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीन की भारी कमी देखने को मिल रही है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि अब 12 जून तक वैक्सीन की डोज वहां पर पहुंचने की संभावना है। उसके बाद ही लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी, जो लोग 18 से 44 साल से ऊपर के लोग हैं। लेकिन इसके साथ ही उत्तराखंड सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि उत्तराखंड में वैक्सीनेशन को लेकर खासतौर पर तेजी की जा रही है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए 2,500 रुपए में स्पुतनिक वी वैक्सीन की 2 डोज मिलेंगी। सरकार ने उद्योगों को पैसे देकर कार्यरत कर्मचारियों को स्पुतनिक वी वैक्सीन लगाने का विकल्प दिया है, जिससे उद्योग में संक्रमण फैलने से रोका जा सके। राज्य औद्योगिक अवस्थापना विकास निगम ने इस संबंध में औद्योगिक संगठनों को पत्र जारी कर कहा कि वहीं औद्योगिक संगठनों का कहना है कि उद्योगों को चालू रखने के लिए कर्मचारियों के वैक्सीनेशन की जरूरत है। सरकार ने उद्योगों के सुविधा के लिए वैकल्पिक सुविधा दी है। दरअसल प्रदेश सरकार की ओर से उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों को भुगतान के आधार पर टीकाकरण का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें प्रति व्यक्ति स्पुतनिक वी के 2 टीके लगाने के लिए 2,500 रुपए का भुगतान करना होगा। उत्तराखंड में पिछले 2 महीने के भीतर 137 बच्चों के माता पिता या फिर दोनों में से किसी एक की कोविड से मौत के मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इन बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की, लेकिन इस तरह के बच्चों का पता लगाने में जुटे विभाग को इन बच्चों की मदद के लिए शासन आदेश का इंतजार है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इन बच्चों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। प्रदेश में वात्सल्य योजना की घोषणा के बाद लगातार इस तरह के बच्चों के मामले सामने आ रहे हैं। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के अधिकारियों की ओर से हर जिले में विभिन्न माध्यमों से इस तरह के बच्चों का पता लगाया जा रहा है। विभाग को पिछले 2 महीनों के भीतर इस तरह के बच्चों के अब तक के जो आंकड़े मिले हैं, उसमें प्रदेश में सबसे ज्यादा 42 बच्चे हरिद्वार जिले के हैं, जो अपने माता या फिर पिता या फिर दोनों में से किसी एक को कोविड की वजह से खो चुके हैं, जबकि नैनीताल में 23 और देहरादून में 17 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि योजना के प्रस्ताव को कैबिनेट या फिर मुख्यमंत्री ने अपने विशेष अधिकार से अब तक मंजूरी नहीं दी है। यही वजह है कि इसका शासन आदेश अभी तक नहीं हो पाया है। और इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं बाकी खबरों का। रुड़की के मंगलोर रोड पर स्थित एक हॉस्पिटल पर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें खामियां मिलने पर अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि अस्पताल पर आरोप था कि मरीजों से इलाज के नाम पर मोटी रकम स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने वसूली जा रही है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की और उसके बाद टीम बनाकर वहां पर छापेमारी की गई, जिसमें कई तरह की खामियां भी मिली हैं। और सी पाइप को बता के मैं वेंटिलेटर 15,000 रुपए पर डे के हिसाब से लिए सी पाइप लगा कितने दिन से 20,000 रुपए का हमारा बिल बना दिया 5 दिन के अंदर। थोड़ा इधर करो। और पेशेंट फिर भी नहीं बच पाया। कोरोना की तो जांच ही नहीं कराई इन्होंने, कोई रिपोर्ट नहीं देखी, अपनी कोई जांच नहीं कराई, कोई राउंड पे नहीं आया डॉक्टर। 25 रुपए पर डे के लिए हमसे 3,20,000 रुपए का उन्होंने बिल बना दिया। 25 रुपए विजिट थी और रात को कोई देखने के लिए कुछ नहीं आया। अगर हम पूछते थे कि ओपीडी के बाद मिलेंगे, ये मिलेंगे और वो मिलेंगे। पेशेंट को कैसे कहते जब लेकर आए थे आप लोग यहाँ पर? बीमारी क्या थी? बीमारी उन्हें सांस में दिक्कत थी, लेकिन इन्होंने कोई जांच नहीं कराई। बस खाली पैसे जमा करते रहो, ये करके पेशेंट भी एक्सपायर हो गया। कोरोना टेस्ट हुआ नहीं था 5 दिन। कितना पैसा दिया आपने? कुछ नहीं कराया। कितना पैसा दिया आपने? 3,20,000 रुपए। कितने दिन भर्ती रहे यहाँ पर? 5 दिन। कितनी एज थी पेशेंट की? एज की 55 साल। ट्रीटमेंट नहीं हो रहा करके एक शिकायत प्राप्त हुआ है, जिसका अभी आज हमने छापेमारी किया था। छापेमारी करने के बाद मल्टीपल एस्पेक्ट्स में जो है अनियमितताएं पाई गई है, जिसमें जो है अभी पूरा कार्रवाई अभी भी गतिमान है। तो एंटायर कार्रवाई होने के बाद उचित धाराओं पर मुकदमा दर्ज होगा। सर, क्या आपदा प्रबंधन में एपिडेमिक डिसीजेस कंट्रोल एक्ट में और कोविड गाइडलाइंस जो जारी हुआ था, कोविड रेगुलेशंस जारी हुआ था, उसमें मल्टीपल डिसीजंस स्टेट गवर्नमेंट के ओर से, आईसीएमआर के ओर से, एम्स के ओर से जो क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, इस प्रकार का मल्टीपल मुद्दों पर जो है निर्णय हुआ है। उक्त आदेशों का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। तो यहाँ पे उसका पालन नहीं होने का पुष्टि कई मुद्दों पर हो रही है। ये जो ओवरचार्जिंग का भी एक मुद्दा है। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आज देहरादून दौरे पर रहे। इस दौरान प्रीतम सिंह ने देहरादून के वहां पर बालावाला में द्वार पर उपचार की संकल्पना को सुदृढ़ करने वाले कांग्रेस के भोजन वितरण कार्यक्रम का उत्साहवर्धन किया और प्रदेश महिला सेवा दल की अध्यक्ष हेमा पुरोहित के इस कार्य की जमकर सराहना की। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने यहां पर जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण कर कोरोना निर्देशों का पालन करने की अपील की। देवभूमि मानव संसाधन विकास ट्रस्ट के अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पूरे कोविड काल में बीमारी की सेवा करने के लिए दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य समेत चिकित्सकों को और स्टाफ को सम्मानित किया। इस दौरान धस्माना ने कहा कि समिति संसाधनों से असीमित मदद करने की मिसाल इस बार दून के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने पेश की है। इसके साथ ही ट्रस्ट और धस्माना ने दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आशुतोष सयाना, दून अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर केसी पंत, डॉक्टर एनएस खत्री समेत सभी डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, क्लिनिकल और नॉन क्लिनिकल स्टाफ को दून मेडिकल कॉलेज की नई ओपीडी में पहुंचकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर धस्माना ने कहा कि कठिन और असंभव लग रही परिस्थितियों में भी धैर्य के साथ जिस तरीके से डॉक्टर आशुतोष सायाना ने पूरी टीम का नेतृत्व करते हुए बीमार लोगों के इलाज की कमान संभाली, वो काबिल तारीफ है। देर रात आई तेज आंधी और बारिश से सरकारी कार्य केंद्रों के बाहर रखा हजारों क्विंटल गेहूं भीग गया। उत्तराखंड कोऑपरेटिव फेडरेशन की ओर से खोले गए 19 में से करीब 15 केंद्रों के परिसर में रात भर बारिश में गेहूं भीगता रहा। ऐसे में गेहूं खराब होने से सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान होने की आशंका जाहिर की जा रही है। गेहूं खरीद के लिए जिले में 19 केंद्र स्थापित किए गए थे। इसमें रायसी, गोवर्धनपुर, मखनपुर और भीकमपुर, बादशाहपुर, लालढांग, सुभाषगढ़, इब्राहिमपुर, बेलड़ी, हरिदलवाला, लंढोरा, मंगलौर, लाठरदेवा, चुड़ियाला, भगवानपुर, चौली, मंडावर, डाडा, जलालपुर, बंजारवाला आदि शामिल हैं।
इन सभी केंद्रों पर 1 अप्रैल से 27 मई तक गेहूं की खरीदारी की गई। अधिकारियों के अनुसार इस बार यूसीएफ ने अपने केंद्रों पर करीब 55,000 क्विंटल की बम्पर खरीदारी की थी। केंद्रों पर खरीदा गया गेहूं हर साल विपणन विभाग के गोदाम में रखा जाता है। इस बार गोदाम में जगह नहीं होने के चलते गेहूं अभी तक केंद्रों के बाहर ही पड़ा हुआ है। भगवानपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निरीक्षण करने आए हरिद्वार सीडीओ सौरभ गहरवार अपने पद के नशे में बेहद चूर नजर आए। जहां उनके पास अपनी समस्या लेकर पहुंचे संविदा कर्मचारियों को हड़काते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहां मैं आप लोगों की समस्या सुनने नहीं आया हूं, मुझे अपने काम है, मुझे उन्हें करना है। इसी बीच मीडिया कर्मी को वीडियो बनाने से रोकते हुए उन्होंने कहा कि मुझे अपना काम करने दो। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस लहजे में मीडिया से सीडीओ द्वारा बात की जा रही है। यही नहीं, अपने गार्ड को भेजकर मीडिया कर्मी का हाथ नीचे करा दिया गया, जिसको लेकर मीडिया कर्मियों में भी काफी रोष देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में संविदा कर्मी ने भी काफी रोष देखा जा रहा है। उनके द्वारा अस्पताल परिसर में नारेबाजी कर अपना रोष जाहिर किया गया। उन्होंने बताया कि सीडीओ हरिद्वार द्वारा संविदा कर्मियों के साथ बर्ताव निराशाजनक रहा है। आज दिन इतवार का है और इतवार के दिन हमारे चिकित्सा अधीक्षक द्वारा ये कहा गया था कि आज इतवार में सीडीओ साहब का यहाँ पे जो है आना है सीडीओ साहब ने और थोड़ा यहाँ पे कार्य रहेगा, तो हम कर्मियों को यहाँ बुलाया गया था आज। तो उस उपलक्ष्य में जब हम यहाँ आए थे हमने सोचा सीडीओ साहब को अपने जो ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे, क्योंकि सीडीओ साहब के ऑफिस में जाना संभव नहीं है इतनी दूर तक इतने लोगों का। तो सब अपने मन की बात करना चाह रहे थे, अपनी समस्या बताना चाह रहे थे, पर सीडीओ साहब द्वारा जो है हमें मना कर दिया क्या कि ज्ञापन यहाँ ना दिया। फिर में क्या है, सीडीओ साहब का ये कहना था कि मैं यहाँ पे दूसरे कार्य से आ रखा हूँ, अगर आपको जो अपनी समस्याओं के बारे में बात करनी है आप मेरे कार्य जो सीएससी भगवानपुर में 7 साल से काम करती हूँ। यहाँ का एक भी ऐसा काम नहीं है जो मैंने नहीं किया हो, जिसमें मैंने अपना योगदान नहीं दिया हो। लेबर रूम हुआ, डिलीवरी से रिलेटेड हुआ, एनबीएससी हुआ, कोविड में मैंने पूरा सहयोग दिया। यहाँ तक कि हालांकि मैं 3-4 मंथ से मतलब प्रेग्नेंट भी हूँ, फिर भी मैं काम कर रही हूँ। लेकिन ये है कि ये हमारा अधिकार है, हम अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, पर कोई है कि हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं होता। पॉजिटिव भी हुई। आज क्या हुआ, हमारे यहाँ पे एक अधिकारी सीडीओ सर आए हुए हैं, जिनके आगे हमारा पूरा एनएचएम कार्यकर्मी वहाँ पे गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। ये मांगे हैं जिनके लिए हमारा जो है प्रदेश स्तर से आंदोलन चल रहा है, उसी संबंध में आज हम जो है अपनी समस्याएं अपने सीडीओ साहब को बताना चाहते थे। जब अधिकारी इस तरह का रवैया रखेंगे और कर्मचारियों की, अधिकारियों की समस्याओं को नजरअंदाज करेंगे, वहीं से जो है शोषण शुरू होता है। किसी भी कर्मचारी को लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार है, ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है और ये हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि कोरोना वॉरियर्स हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम सारी होम आइसोलेशन के पेशेंट देख रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी बात सुनने को आप में से कोई तैयार नहीं है। तो ये पराकाष्ठा हो चुकी है शोषण की। और इसी के हरिद्वार के सिडकुल थाना स्थित स्पेयर पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में हुई कर्मचारी की हत्या का थाना सिडकुल पुलिस ने कुछ ही घंटों में सफलतापूर्वक खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि कंपनी के एचआर हेड ने थाने में पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी कंपनी में कार्यरत कंपनी के अंदर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर दी गई है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 302 में हत्या का मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच शुरू की थी, जिसमें अब पुलिस को सफलता लगी है। सिडकुल थाने में कल सुबह लगभग 10 बजे हमारा थाने में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का ब्रॉड डेथ हुआ है सरकारी हॉस्पिटल में, हरमिला हॉस्पिटल में जो है। तत्काल रूप से मौके पर पंचायत वगैरह भर के जो है फिर थाने में जो जांच करने में जो है उनका भाई जो है उसका आरोपी निकल गया। उत्तराखंड के रुड़की में पिरान कलियर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पिरान कलियर विधानसभा कार्यालय पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन कांग्रेस विधायक हाजी फुरकान अहमद के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई और उत्तराखंड में बदहाल हुई स्वास्थ्य सेवाओं के विरोध में किया गया। विधायक फुरकान अहमद ने बताया कि उत्तराखंड में समाज सेवाएं बदहाल हैं, प्रदेश की जनता स्वास्थ्य सेवाओं से दूर है और सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर जनता को चलाने का काम कर रही है। आपको यह भी बताते चलें कि लगातार इस तरीके से कांग्रेस अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में अपने अपने स्तर पर तमाम निर्देशों का पालन करते हुए
केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने जहां पूरे प्रदेश में हल्ला बोला है, तो वहीं आज 7 साल पूरे होने पर मोदी सरकार के उसको लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार आज प्रदेश में जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके साथ ही कोरोना को लेकर भी लगातार कांग्रेस सरकार पर हमला कर रही है और साथ में सवाल उठा रही है कि आखिरकार लोगों का वैक्सीनेशन कब तक हो पाएगा। लोग आज भी वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस का यह भी दावा है कि अभी 18 से 44 साल तक के लोगों के वैक्सीनेशन को लेकर सरकार दावा जरूर कर रही है, लेकिन किसी को भी अभी वैक्सीन मुहैया नहीं हो पा रही है। इन तमाम चीजों के साथ ही कांग्रेस का यह भी दावा है कि लगातार प्रदेश में और देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, इससे आम जनमानस पर इसका दबाव बढ़ता जा रहा है। अध्यक्ष के आह्वान पर आज सभी जिला मुख्यालयों पर, विधानसभा मुख्यालयों पर आज हमने भी यहाँ पर सांकेतिक धरना दिया। जो आज प्रदेश की सरकार है हर तरह फेल हो चुकी है। आज कोरोना की महामारी में एक तो हमारे मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है, बहुत मृत्यु हो रही है, और दूसरी ओर गरीब जनता के पास खाने को कुछ नहीं है। आज हर चीज़ महंगाई आसमान छू रही है, कीमत इतनी बढ़ती जा रही है। जो एक सरसों का तेल 80 रुपये मिलता था, आज 200 रुपये किलो के हिसाब से मिल रहा है, और भी आज हर चीज़ पर महंगाई है। इसलिए आज हम यहाँ पर धरने पर बैठे, उपवास पर बैठे, और आगे भी जो भी प्रदेश हमारे कांग्रेस पार्टी का जो भी आगे निर्णय होगा हम सब उसे मानेंगे। मांग क्या है आपकी? हमारी मांग ये कि जो हमारे कोरोना से जो मरीज मरे हैं, जिनके कोई सारा नहीं, उन्हें ज़्यादा मुआवजा मिले, और जो ये महंगाई आसमान छू रही है इनका रेट कम किया जाए। डीजल, पेट्रोल और जो हमारे खाने की राशन है ये सस्ता किया जाए, और हमारे जितने भी बीपीएल वालों को सिर्फ आज गल्ला फ्री दे रहे हैं। जो हमारे पीले कार्ड वाले हैं उन्हें भी राशन फ्री दिया जाए, और हम लोगों को आगे रोजगार दिया जाए। और जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं अपना शहर सितारगंज भी इससे अछूता नहीं है। इसी के मद्देनजर आज गुरुद्वारा सिंह सभा सितारगंज में सिख सेवक जत्था कमेटी के द्वारा निःशुल्क शिविर लगाया गया, जिसमें दर्जनों ने नागरिकों ने पहुंचकर उसका हिस्सा लिया, और साथ में गुरुद्वारा सिंह सभा में लगे निःशुल्क शिविर में लोगों को निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी किया गया। पिछले 16 दिन से सितारगंज गुरुद्वारा सिंह सभा के द्वारा वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते सभी लोगों को सैनिटाइजर, मास्क, पैरासिटामोल की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां किट के रूप में बांटी जा रही हैं। युवा नेता सोनू मोटा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि कैंप रोजाना सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक लगाया जाता है, जहां पर भारी संख्या में लोग आकर हिस्सा लेते हैं। आपको यह भी बताते चलें कि लगातार जिस तरीके से पूरे देश में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस लगातार बढ़ता नजर आ रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर जहां सरकार कदम उठा रही है, तो वहीं समाज भी अब आगे बढ़कर लोगों की मदद करने की कोशिश में जुटा है। ऐसी ही तस्वीर अब उत्तराखंड के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से देखने को मिल रही है, जहां पर लोग लगातार भारी संख्या में पहुंचकर अपनी कोशिश दिखाते हुए अपने अपने स्तर पर लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर कुछ लोग भोजन सामग्री वितरण करते हुए नजर आते हैं, तो वहीं कुछ लोग कोरोना वायरस काल में जो जरूरी चीजें हैं जैसे कि मास्क और सैनिटाइजर वितरण करते नजर आ रहे हैं। गुरुद्वारा सिंह सभा सितारगंज में सिख सेवक जत्थे के द्वारा जो निःशुल्क दवाइयों का कैंप लगाया है, जिसमें आज 16वां दिन है, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने इस चीज का लाभ उठा लिया। कम से कम 500 से अधिक, सैकड़ों लोगों ने 500 से अधिक लोगों ने यहाँ पहुंच के निःशुल्क कैंप में मिल रही दवाइयों का लाभ उठाया है। हम दवाई के रूप में यहाँ पे एक छोटी सी किट बना के दे रहे हैं, जिसमें विटामिन सी की गोली, पैरासिटामोल की गोली और सैनिटाइजर, मास्क और भी 2-3 चीजें हैं, वो हम एक छोटी सी किट के रूप में यहाँ पे जो लेने आ रहे हैं दवाइयाँ मरीजों को दे रहे हैं। और यहाँ पे ऑक्सीमीटर से यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी चेक किया जा रहा है, और टेम्परेचर मशीन से टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। और यहाँ पे काफी सिख सेवक जत्थे के कार्यकर्ता लगातार अपनी सेवा दे रहे हैं। आज 16वां दिन है। और आप लोग उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।